हेलो एवरीवन। तो अगर आप इस थंबनेल को क्लिक करके इस वीडियो तक अगर पहुंच चुके हो तो इट मींस कि आप अपने पढ़ाई के लिए थोड़ा बहुत आप कंसर्न हो और आपको होना भी चाहिए। आप लोगों के बहुत ज़्यादा मैसेजेस थे कि सर नीट 2026 का एक कंप्लीट रोड मैप बताइए, सिलेक्शन के लिए एक बच्चा किस तरह से पढ़ाई करता है, क्या अप्रोच होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम लोगों का बैकलॉग लग चुका है, सिलेबस बहुत छूट चुका है, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, इस तरह के आप लोगों के मैसेजेस थे। तो इस वीडियो में बिना कोई इंट्रोडक्शन, बिना कोई ओवर क्लैरिफिकेशन, आपको कंप्लीट प्रॉब्लम के बेसिस पे आपका सॉल्यूशन आपका बताया जाएगा। एक बहुत प्रैक्टिकल वीडियो है ये, इसमें किसी तरह का कोई मोटिवेशन, कोई स्ट्रैटेजी, ऐसा कर लो तो वैसा हो जाएगा, ये सब आपका बात नहीं होने वाला है। एकदम ध्यान से सुनना और समझना वीडियो को। हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात, ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जो अभी या तो वो क्लास 11th में पढ़ रहा है, अगले साल वो 12th अपियरिंग में वो नीट का एग्जाम देने वाला है, मतलब नीट 2026 वो देने वाला है। और या तो फिर कोई वैसा बच्चा जो कि नीट नहीं बल्कि 12th में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहता है, बहुत ज्यादा सीरियस होकर के पढ़ाई वो शुरू किया था इस साल क्लास 11th की, हम बहुत बढ़िया करेंगे, लेकिन वैसा आपके सोचने के अनुसार अभी नहीं चल रहा है ना पढ़ाई आपका, उसके लिए वीडियो है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो या तो कहीं ऑनलाइन बैच में कहीं पर भी आप पढ़ रहे होगे या फिर आप कहीं पर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे होगे, उन सभी के लिए है। इसमें क्या बात होने वाला है? इसमें बात होने वाला है, इसमें इस वीडियो का टॉपिक है कंप्लीट रोड मैप फॉर नीट 2026 के लिए एक आइडियल अप्रोच क्या होना चाहिए, और कुछ प्रॉब्लम्स के आधार पे आप लोग का कुछ सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स के यहाँ पर बातें होंगी, जैसे कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स है, बैकलॉग हो गया, टेस्ट हो गया, रिवीजन हो गया, नोट्स हो गया, ओल्ड आपका जो चैप्टर उसको रिवीजन नहीं कर पाते, सारा चीज यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम नंबर 1, इनकम्प्लीट सिलेबस। मैक्सिमम बच्चों का होता है कि सिलेबस आपका अधूरा रह जाता है, बहुत कुछ छूट जाता है, जिसको हम लोग बैकलॉग कहते हैं। ये बैकलॉग हो सकता है आपका बैच को लेट ज्वाइन करने से हो, कुछ हेल्थ इश्यूज से हो, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, चैप्टर में बहुत ज़्यादा समय लग जा रहा है इस कारण से हो, या फिर हो सकता है कि आप अगर पढ़ रहे हो, अगर आप अच्छे से, बैकलॉग अगर आपका नहीं है तो आप हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करने में आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हो, अगर इतना आप अगर कर ले रहे हो, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चैप्टर आपका बिल्कुल छूट जा रहा होगा क्योंकि आपका लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, आप पहली बार उसको समझ ही नहीं पा रहे। जैसे कि आपका टफ चैप्टर होता है इक्विलिब्रियम, 11 में होता है रोटेशन मोशन। आपका बायोलॉजी का बात करें तो आपका होता है बायोमोलिक्यूल, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट किंगडम, ठीक है। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। समझना ध्यान से, कुछ और प्रॉब्लम्स के ऊपर में आप लोग के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे कि बैकलॉग तो हो गया। दूसरा दूसरा आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेरी होता है कि सर नोट्स कैसे बनाएं, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, कहाँ से करें, कितना करें, टेस्ट जो है क्या सही तरीका है टेस्ट देने का, टेस्ट कैसा देना चाहिए, टेस्ट में अगर मार्क्स कम आ रहा है तो क्या करें, एनसीईआरटी रीडिंग कैसे डालें, एनसीईआरटी रीडिंग नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है तो फिर ये रिवीजन नहीं हो पा रहा है, नया वाला जो करंट जो सिलेबस में चल रहा है उसके साथ में ओल्ड वाला चैप्टर को मैनेज नहीं कर पा रहे रिवीजन करने के लिए, ये सारा प्रॉब्लम्स के ऊपर में बातचीत होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बिना कोई आलतू फालतू बात के हम लोग शुरू करते हैं। एकदम ध्यान से सुनिए मेरा बात को, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आपको ना पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस बड़ी चीज है। पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद जो है ना आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके जर्नी में किस किस एरिया में कहां कहां पर कैसा कैसा प्रॉब्लम है। दूसरा, फिर उसका सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लो, समझो एकदम ध्यान से, कि अगर आपको मान लो पॉइंट ए से लेकर के आपको पॉइंट बी तक आपको जाना है, और ये डिस्टेंस कवर करने में आपको मान लो लग रहा है मान लो 5 डेज, है ना। अब आप क्या किए, शुरू का जो 2 दिन है उसमें आप जो है फांकी मार लिए, आप उसमें आप अपना जर्नी आप शुरू नहीं किए, 2 दिन आप बैठ गए, ठीक है। तो अब अगला जो आपका 3 दिन होने वाला है उसमें आपको रॉकेट का स्पीड से आपको भागना पड़ेगा, यस और नो बताओ, क्लियर है कि नहीं। तो इसको समझो कि आपको अगर यहां से यहां अगर आपको पहुंचना है, ये 2 दिन अगर आप मिस कर दिए तो इसमें आपको बहुत स्पीड से भागना पड़ेगा। जितना आपको मेहनत और जितना आपको टाइम जरूरत है यहां से यहां पहुंचने के लिए, उतना आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप अच्छे से कंसिस्टेंट होकर के दो या फिर आप लास्ट में आप रॉकेट से भाग करके दो। समझ में आ रहा है बात? तो ठीक वैसे ही एक अच्छा है ना। अच्छा, एक बात और समझना ध्यान से, ये ना ऐसा नहीं, देखो मैं हमेशा करता हूं कि हमेशा एक अच्छा टीचर क्या करता है ना, किसी एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा होता है, वो उस सब्जेक्ट को सिखा रहा होता है। समझे बात को? तो मेरा ये नहीं किया ना कोई एग्जाम को क्रैक करने के लिए कोई पैटर्न आप ढूंढ लो, पीवाईक्यू बना लो, ये सोर्स देख लो, ये रिपीटेड क्वेश्चन देख लो, गेस क्वेश्चन देख लो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नहीं क्रैक होने वाला है एग्जाम। एनटीए पे भरोसा नहीं कर सकते हैं पिछले 2-3 सालों को ट्रेंड को देखते हुए। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं? ध्यान ध्यान दीजिए। तो ये एक्सेप्ट आपको करना पड़ेगा पहले प्रॉब्लम को, ठीक है। पहला स्टेप, आपको अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स आता क्यों है। क्लास 10th में जो बच्चा एक बहुत तीसमार खान, बहुत तुर्रम खान बच्चा होता है, जैसे ही वो 11th में मूव करता है बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंजेस आता है उसके सिलेबस में, उसके माहौल में, उसके सब कुछ में, उसके टीचर्स में, सब कुछ में।
तो जो सिलेबस आप इतू सा पढ़ते थे वहाँ, ये बहुत ज़्यादा समुंदर है। जो बच्चा बायोलॉजी लेने वाला है वो बच्चा हो सकता है कि वहाँ पर मैथ से भाग करके आ रहा हो, मैथ से भाग करके वो आएगा और वो आते देखेगा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, चलो कोई बात नहीं, ये बेसिक मैथ को छोड़ देते हैं, आगे वाला टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। घंटा नहीं कुछ होने वाला है आपका बेसिक मैथ से लेकर के टिल द रोटेशन मोशन तक, क्योंकि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। समझ में आ रहा है बात? तो वो प्रॉब्लम आपका वहां से शुरू हुआ है जो आप देखे। समझ में आ रहा है बात? तो आपको जो है ना ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि 11th क्लास टफ है। मैक्सिमम स्कूल वाले बच्चे फेल हो जाते हैं हाफ ईयरली में। 11th क्लास कंप्लीटली मार्क्स इसमें बहुत ज़्यादा कम आता है, स्कूल वाला बात कर रहा हूँ। आपको ये कंप्लीटली समझना पड़ेगा कि क्लास 11th जो होता है वो लर्निंग होता है, लर्निंग बेस्ड ये होता है पूरे 11th का जर्नी। आपको ये देखना है ध्यान से कितना ज़्यादा आप सीख रहे हो, बहुत पैनिक नहीं करना अगर आपका मार्क्स अगर कम आ रहा है तो, ठीक है। चलिए, दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि किस क्या क्या आपका प्रॉब्लम्स है जो अभी आपको शुरू करेंगे आगे ना, फिर आपका सॉल्यूशन बताएंगे। तो इन सभी से पहले है ना, आप कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को, क्योंकि आप क्या पता कितने सारे बच्चे आप देख रहे हो, 1000-2000 बच्चे देख रहे हो इस वीडियो को, हो सकता है शायद, तो ये सभी बच्चों का तो प्रॉब्लम अलग होगा ना। ये एक वीडियो एब्सोल्यूट वीडियो कैसे हो सकता है सभी बच्चों के लिए? सभी का प्रॉब्लम अलग है, सभी का अप्रोच अलग है, सभी का पढ़ाई अलग है, सभी का दिमाग अलग है। तो अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ एक आइडियल रोड मैप क्या हो सकता है नीट 2026 के लिए। टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे सिलेक्शन होता है, ये चीज, फिर आप उसमें से अपना प्रॉब्लम आप उसमें ढूंढना, फिर आपको मैं अपने सॉल्यूशन आगे बताऊंगा, ठीक है। स्टार्ट करें, आ जाओ। एक आइडियल अप्रोच क्या होता है, ध्यान देना एकदम अच्छे से। ज्यादा स्पीड हो गए क्या? कोई बात नहीं, सुनो। तो सबसे पहला बात, सबसे पहले ना आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ता है ओवरऑल सिलेबस का। जिस तरह से देखो नीट का जो सिलेबस है ना वो क्या है ना कि एक बड़ा सा महाराजा थाली की तरह है, जिसमें आपका 4 तरह का सब्जी है, पापड़ है, अचार है, चटनी है, दाल है, तड़का है, सब कुछ है। समझे बात को? तो आप बताओ, क्या आप चटनी को भी आप वैसे ही खाओगे जैसे आप दाल को खाओगे, या क्या आप पापड़ को भी वैसे ही आप खाओगे जैसे आप चावल को खाओगे, पूरी को खाओगे? हर डिश को खाने का अप्रोच अलग है, तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक उसी तरीके से हर चैप्टर को पढ़ने का तरीका अलग है। जितना टाइम और एफर्ट आप लिविंग वर्ल्ड में दोगे, क्या उतना टाइम एफर्ट आपका फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट या बायोमोलिक्यूल में देने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। जिस अप्रोच से आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे, उसी अप्रोच से आप क्या रेस्पिरेशन को आप पढ़ोगे, हो जाएगा काम? नहीं होगा काम। समझ में आ रहा है बात? तरीका अलग होना चाहिए, अप्रोच अलग होना चाहिए हर किसी को पढ़ने का। क्या इस पूरे वीडियो में क्या फिजिक्स केमिस्ट्री का ही बात होगा? हाँ होगा, ठीक है, सुनिए अच्छे से। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग बनाना पड़ेगा सिलेबस का, फिर आपको अप्रोच बनाना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर कैसा है, क्या वो चैप्टर फैक्चुअल है, क्या वो चैप्टर आपका डीप अंडरस्टैंडिंग वाला है, क्या उस चैप्टर से क्वेश्चन कम आता है, छोटा सा चैप्टर है, आपको एक अप्रोच आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, आपको एक कंसेप्चुअल स्टडी करना है उस चैप्टर का। चाहे हो सकता है कि आप ऑफलाइन कर रहे हो, या हो सकता है कि आप ऑनलाइन कर रहे हो, किसी भी बैच से, ठीक है। पहला स्टेप होता है अच्छे से पढ़ाई करना। अच्छे से आप पढ़ाई कर लिए, उसका अंडरस्टैंडिंग बना लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लिए। फिर उसके बाद जो है ना, अगर आपका बायोलॉजी और ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर है, ठीक है, इन सिलेबस में से अगर आपका बायोलॉजी और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर है, तो उसका पढ़ने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद, अंडरस्टैंडिंग बनाने के बाद आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना है। कितना बार? इन्फिनिटी बार, मल्टीपल टाइम्स आपको एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन, मतलब कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। उसके बाद आपको जो है ना, उसके बाद आपको मूव करना है क्वेश्चन प्रैक्टिस के तरफ, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपका सोर्स क्या होना चाहिए? सोर्स होना चाहिए कोई भी आपका एनसीईआरटी पैटर्न पे, एनटीए पैटर्न पे, नीट पैटर्न पे अच्छे से आपका एमसीक्यूज को, सारा एमसीक्यू कवर करे, जो कि आपका बेसिक लेवल का भी हो, मॉडरेट लेवल का भी हो, टफ लेवल का भी हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन रीजन हो, मैच द फॉलोइंग हो, सब कुछ आपको मैं अब ये सोर्स हो सकता है कि आपका कोई, जहां पर भी आप कोचिंग आप पढ़ते होगे, उसका डीपीपी है ना, डीपीपी बहुत अच्छा होता है। डीपीपी बहुत, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो जो है ना बहुत रिसर्च करके वो बनाते हैं, ठीक है। या फिर आप कोई किताब अगर आप लेना चाहते हो तो फिर आप ले सकते हो, अरिहंत का एक आता है आपका मास्टर द एनसीईआरटी, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है, इसको आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो। या फिर आपके जो भी टीचर जहां भी आप पढ़ा रहे हैं वो अच्छे अच्छे बुक्स लॉन्च करते हैं, वो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन जनरल में आपको बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको तुरंत आपको सॉल्व नहीं करना है, समझे बात को। लेकिन अगर आप वैसे बच्चे हो जो कि पहले से डिमोटिवेटेड हो कि हमको कुछ नहीं आता, हम तो बहुत भोंदू हैं, हमसे नीट क्रैक नहीं होगा, वो बच्चे पहले पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो पीवाईक्यू होता है वो बहुत ज़्यादा आसान होता है, बायोलॉजी का, नीट का बहुत ज़्यादा आसान है पीवाईक्यू जो पिछला 10 साल का, समझे बात को। और पीवाईक्यू आपको कितना आपको सॉल्व करना है? पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है 2010 के बाद का, है ना, क्योंकि 2008 में आपका सिलेबस चेंज हुआ था, समझे बात को। 10 के बाद का आप करो, ज़्यादा बेहतर होगा। रिसेंट का आप
करो। 15 साल का बहुत मोर देन एनफ है 15 साल का, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखना, जो भी फैक्चुअल है आपका, जो भी फैक्चुअल है, मॉर्फोलॉजी हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, ये सब का तो सिलेबस अलग हुआ करता था ना पहले, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है ना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है साइमल्टेनियस रिवीजन ऑफ ओल्ड चैप्टर्स, जो करंट चैप्टर में चल रहा है, और साइमल्टेनियस चैप्टर को साथ में बच्चा एक अच्छे से प्लान करके वो रिवीजन करता है, अच्छे से वो पढ़ाई करता है, ठीक है। तो आइडियल पढ़ाई ये होता है कि पहले आप पढ़े अच्छे से, ठीक है, और अगर ये वाला है बायो है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है, तो आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे अच्छे से, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, या तो डीपीपी आप पहले करोगे, फिर आप पीवाईक्यू करोगे, या तो पहले इसको करोगे फिर इसको करोगे, फिर उसके बाद साथ साथ में आप क्या करोगे, आप साइमल्टेनियस रिवीजन आप करोगे ओल्ड वाले चैप्टर्स का भी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट, और टेस्ट कौन सा, एक रेलिवेंट टेस्ट का मतलब होता है ये नहीं कि आप वैसा टेस्ट आप दे रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा हाई फाई क्वेश्चंस है। इस बार नीट 2025 को देखते हुए बच्चे बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन, जेई लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उतना जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है बात? इस बार क्वेश्चन टफ आए जरूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन आपका टफ आएगा। समझ में आ रहा है बात? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। टेस्ट रेलिवेंट होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूं, ऑनलाइन ऑन कैमरा में इस बात को बोल रहा हूं, पूरे इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट, जो बहुत सबसे पहले, जो पिछले 38 साल से जो सबसे पुराना इंडिया का जो कोचिंग है, सबसे बड़ा कोचिंग राजस्थान का कोटा का, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं आप लोग, है ना, वो आज भी एक हब है और हर जगह पे अभी अवेलेबल है। वो कोचिंग है ना, वो कोचिंग भी अपना जाना जाता था बहुत अच्छा टेस्ट सीरीज के लिए। और उनका जब माइनर टेस्ट जब होता था ना, माइनर होता है मेजर होता है, उनका जब माइनर जब टेस्ट होता था ना, तो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी के बाहर बाहर से वो जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ उसी इंस्टीट्यूट का जिनका ग्रीन कलर का टी शर्ट होता है, आप समझ जाना किसका बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कोचिंग, बहुत स्टैब्लिश्ड कोचिंग, लेकिन उनका जो टेस्ट सीरीज हुआ करता था वो माइनर टेस्ट में उनका बहुत एनसीईआरटी से बाहर बाहर क्वेश्चन का हुआ करता था। समझे बात को? लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल में देख रहा हूँ इस बात को कि उनका जो माइनर टेस्ट है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे है। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी लाइन से पूछ रहा, लाइन से पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, घंटा नहीं आपका जेनेटिक्स बनने वाला, आपका बायोमोलिक्यूल बनने वाला, आपका फोटोसिंथेसिस बनने वाला, कुछ नहीं बनने वाला। वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ह्यूमन हेल्थ का और एनिमल किंगडम का लाइनर से बना करके बना लोगे आप एनसीईआरटी का लाइंस, उससे ये क्वेश्चंस उसका ही बनेगा। जो बच्चा नीट नहीं निकालने वाला है, जो गोबर बच्चा है, जो निकालने वाला, दोनों का बनेगा। सिलेक्शन उससे होता है जो कि बाकी लोग नहीं बना पा रहे हैं, टफ क्वेश्चन से होता है सिलेक्शन। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस तरह का इंस्टीट्यूट भी आज जो है ना अपना उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसको बहुत ऐसा वो ग्लोरीफाई मत कर दो कि हाँ इस बार टफ क्वेश्चन आएगा तो अभी टफ क्वेश्चन आएगा। समझ में आ रहा है बात? तो एक रेलिवेंट टेस्ट होना चाहिए। टेस्ट के बाद आप जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस रिपोर्ट, अगर मान लो आप अपने जर्नी में, अगर मान लो आप टेस्ट अगर दे रहे हो, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी एग्जाम ये चेक नहीं करता है कि आपको कितना आ रहा है सिलेबस, आपको ये चेक करता है कि आप उस पढ़े हुए चैप्टर से आप क्वेश्चन आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। एनालिसिस रिपोर्ट, तो अगर मान लो कि आप 25 टेस्ट आप दिए, 25 तो आप तुरंत दे लोगे, मान लो कि आप 50 टेस्ट आप देते हो, ठीक है, तो 50 टेस्ट का एक एक क्वेश्चन का रिव्यू करने का टाइम आपके पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टेस्ट है, डीपीपी है, कोई बुक बना रहे हो, बहुत कुछ आप बना रहे हो, नहीं कर पाओगे आप। तो एक टेस्ट के बाद उसके लास्ट पेज में एक एनालिसिस रिपोर्ट कि वहां पर आप कितना करेक्ट किए, कितना इनकरेक्ट किए, तो इनकरेक्ट किए तो आप क्यों इनकरेक्ट किए, क्या वो सिली मिस्टेक था या फिर वो कंसेप्चुअल मिस्टेक था। कंसेप्चुअल मिस्टेक था, अरे ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए एग्जाम में, इसको बुक मार्क करके रख लेते हैं। समझ में आ रहा है बात? ये होता है एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें आप जब रिवीजन करोगे कोई अगला वाला एग्जाम से पहले, तो आप एनालिसिस रिपोर्ट को बस आप पढ़ोगे कि ये वाला हम टेस्ट दिए थे, 5 चैप्टर का ये टेस्ट था, इसका एनालिसिस रिपोर्ट क्या है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अच्छा इतना क्वेश्चन हम गलती कर दिए थे, ओके बार देख लेते हैं एक बार। ये होता है एनालिसिस रिपोर्ट। समझ में आ रहा है बात? तो ये होता है पूरा कंप्लीट। लेकिन अगर आप मान लो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में अगर आप बात कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से सुनिए। कोई भी चैप्टर, जैसे मान लो इक्विलिब्रियम है, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आपके बिना मोल कंसेप्ट के आपके नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पहले आपको रिवाइज कर लेना है कोई ओल्ड या फिर रिलेटेड बेसिक टूल वाला टॉपिक। जैसे आपको मोल कंसेप्ट हो गया, जैसे आप पढ़ोगे ऑक्सीडेशन नंबर का जरूरत पड़ता है किसी चैप्टर्स में, समझे बात को। फिर आपको डेवलप करना पड़ेगा क्रिटिकल थिंकिंग एंड अप्रोच। क्रिटिकल थिंकिंग एंड अप्रोच का मतलब हुआ कि आप पढ़ लो, आप काइनेमेटिक्स 1D 2D 3D आप पढ़ लो, पूरा लॉज ऑफ मोशन पढ़ लो आप, उनमें वही 3 तरह का फॉर्मूला, 4 तरह का फॉर्मूला है लॉज ऑफ मोशन का, और उससे 30 तरह का कंसेप्ट है, 300 तरह का सवाल है, चाहे आप नल से पानी गिरा दो, बंदर उछला दो, कुछ भी करा दो। तो थिंकिंग, थॉट, अप्रोच कि हाँ ये वाला टॉपिक हम पढ़े, इसको अप्लाई करके किस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है, ये आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग से आएगा, बुद्धि से आएगा। जो लोग 2x में करके लेक्चर देखता है ना, कोई भी इंस्टीट्यूट का लेक्चर देखता है ना, ऑनलाइन लेक्चर 2x करके, फिजिक्स देख रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री देख रहा है, क्या करेगा पता नहीं,
वो टीचर एकदम बढ़िया नाच नाच करके एकदम स्पीड में 2x में वो पढ़ा दे रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है, और आपको लग रहा है कि वो, क्योंकि लेक्चर जब कंप्लीट हो गया तो आपका भी कंप्लीट हो गया। इतना बड़ा ब्लंडर करोगे ना लाइफ में, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ऑनलाइन हम टीचर को सॉल्व करते करते देख रहे हैं, हाँ 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 ये तो हो जाएगा, ये तो बन जाएगा, हाँ हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं बनने वाला है। क्वेश्चन को पॉज कीजिए, वहां पर अच्छे से क्रिटिकली सोचिए कि अच्छा ये कैसे बनेगा, क्या क्या अप्रोच हो। पेंसिल से बनाइए, पूरा 3-4 तरह से बनाइए पेंसिल से, उसके बाद आप उसको ऑन कीजिए, देखिए कि कैसे बनाया हुआ, उसका एनालिसिस कीजिए आप। कुछ नहीं होने वाला ऐसे। अगर ये सुनिए ध्यान से, पहले आपको पढ़ना है ये, फिर आपको रिवाइज करना है ओल्ड आपको ये टॉपिक्स, उसके बाद आपको एक सोचना है अच्छे से कि ये टॉपिक है, ये आपका लॉज ऑफ मोशन है, ये इसमें इतना ये लगता है, तो वो किस किस तरह से क्वेश्चंस पूछ सकता है, कैसे कैसे इसको सोच सकते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप सॉल्व करोगे कुछ इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन का मतलब होता है कि कोई भी अच्छे मॉड्यूल में, अच्छे किताब में आप देखोगे ना कि ये मान लो टॉपिक बताया, फिर उसके बाद ना यहाँ पर एग्जाम्पल टाइप का कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे भाई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, उसको बोलते हैं इलस्ट्रेशंस, है ना, मतलब दिखाएगा सॉल्व करके। इलस्ट्रेशन पहले सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, 100 क्वेश्चन डेली मिनिमम आप सॉल्व कीजिए। कोई भी अच्छे सोर्स है, अच्छे सोर्स अलग अलग हैं, यूरोडोफ है, सिंगेज है, आपका एचसी वर्मा है, जो भी आप अलग अलग आईटी एडवांस के लेकर, यूनिट के लेकर, जो भी आप करोगे करोगे अच्छे से, ठीक है। इतना आप समझदार हो, आपके टीचर समझदार हैं, बहुत बढ़िया आपको गाइड करते होंगे, ठीक है, किसी भी इंस्टीट्यूट में होंगे आप। चलिए, फिर इतना जब हो जाने के बाद आपको एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, इन सभी को नहीं छोड़ना है प्लीज, अगर आप नीट जेईई के एस्पिरेंट अगर हो आप तो, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है इसमें? ये एक आइडियल अप्रोच होता है जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनका, समझ में आ रहा है बात। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बैकलॉग का, सबसे इंपॉर्टेंट आपका बैकलॉग का सॉल्यूशन। मेरा एक्चुअली ना टाइम हो रहा है ये का क्लास का, ठीक है, फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं लेक्चर जल्दबाजी में, इसलिए देखो सॉल्यूशन क्या है, बैकलॉग चैप्टर। तो बैकलॉग चैप्टर जो भी है आपका उसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डू द करंट लॉग एंड देन बैकलॉग। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको क्या फेस करना पड़ता है इस पहला वाला टेक्निक से, कैन नॉट मैनेज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। टाइम आपको मिलता ही नहीं, टाइम आपको बचता ही नहीं है कि करंट लॉग के साथ साथ बैकलॉग को कंप्लीट करें। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका सॉल्यूशन ये होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन ये होगा कि आप लिस्ट बनाओगे पहले कौन कौन सा बैकलॉग चैप्टर्स है, फिर उसमें आप क्या करोगे, आप लिस्ट बनाओगे कौन कौन सा फैक्चुअल चैप्टर्स है, फैक्चुअल उसको बोलते हैं कैटेगरी 1, ठीक है। मेक लिस्ट ऑफ बैकलॉग चैप्टर्स, फिर आप क्या करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे फैक्चुअल या फिर इजी चैप्टर, या फिर जो पहले आप एक बार पढ़ चुके हो, थोड़ा सा आपको इजी लगता है, अभी अगर आप उसको शुरू करोगे उसमें टाइम कम लगेगा, समझ में आ रहा है बात, इसको बोलते हैं कैटेगरी 1, है ना। तो अगर ऐसा वो चैप्टर है कैटेगरी 1 का अगर है, तो उसके लेक्चर को स्किप कीजिए और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए। बायो के केस में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एनसीईआरटी पढ़ो, काम खत्म। फिर आपका आ जाओ, बहुत सारा और भी चैप्टर है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, फिर आपका मान लो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो गया, उसका लाइफ साइकिल को छोड़ दे तो बाकी सबको आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी से। फिर आप उसके बाद देख लो आप अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये सबको आप पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यू। लेकिन इसमें आपको ये बात को ध्यान रखना है कि अगर मान लो कोई वैसा वाला चैप्टर है, जैसे मान लो आप रोटेशन है ना, तो रोटेशन जो है ना बहुत बाकी सबसे लिंक होता है, तो ये सब आपको आना पड़ेगा रोटेशन को पढ़ने के लिए फिजिक्स में, समझ में आ रहा है बात, हम सब कुछ का ओवरऑल बात कर रहे हैं आपका, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको वैसा वाला चैप्टर आपको चूज करना है बैकलॉग लिस्ट में से जो कि आप या तो पढ़ चुके हो पहले, या तो फैक्चुअल है, या तो छोटा है, या तो इजी है बहुत, वैसा चैप्टर का लेक्चर आप नहीं देखोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, नोट्स पढ़ोगे अपने इंस्टीट्यूट्स का, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा वो। फिर आप सॉल्व करोगे पीवाईक्यूज, अगर आपका बन गया तो वेरी गुड, अगर वो आपका स्टिल नहीं बन रहा है तो कुछ काम कीजिए, हो सकता है कि वो कैटेगरी 2 का चैप्टर हो, जिसके बारे में अब होगा ये सॉल्यूशन, ठीक है। स्टार्ट करें कैटेगरी 2, सॉल्यूशन फॉर द बैकलॉग ऑफ द कैटेगरी 2 चैप्टर्स। वैसे चैप्टर जिसको जो कि कॉन्सेप्चुअल है, जो कि डेप्थ है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये सारा चीज आपको अपने वीकडेज में नहीं करना, सॉरी, ये सारा चीज आपको अपने संडे को नहीं करना, आपको वीकडेज में करना है, संडे अभी भी बचा हुआ है, समझ में आ रहा है बात। संडे या तो आप टेस्ट देते होगे या तो बचा के रखते होगे ना, तो संडे को आपको क्या करना है, इस तरह के चैप्टर्स जो आपका बैकलॉग वाला चैप्टर जो कि कंसेप्चुअल है, टफ है, जैसे फोटोसिंथेसिस हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, या फिर आपका कोई और चैप्टर बड़ा चैप्टर हो गया जिसका कि डेप्थ है, जो है ना कंसेप्चुअल है, उसको आपको पढ़ना है। कंसेप्चुअल चैप्टर आपको जो है, देखो इस बात को समझो, कह रहे हैं फिर से वही कि इसमें कोई चूरन चटनी काम नहीं करेगा कि हाँ ये बता दिए, कुछ दे दिए, घोर के पिला दिए, इससे कंप्लीट हो जाएगा बैकलॉग, ये आप देख लोगे इससे कंप्लीट, इस वीडियो से देखने से कंप्लीट हो जाएगा बैकलॉग, नहीं होगा कंप्लीट, आपको खुद को कंप्लीट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है बात। तो इस तरह का चैप्टर को आप क्या करोगे,
इस तरह का चैप्टर को आप क्या करोगे, आप वीकडेज में आप मैनेज नहीं करोगे। आप कब मैनेज करोगे, आप संडे को आप मैनेज करोगे। मैनेज द कैटेगरी 1 बैकलॉग चैप्टर इन वीकडेज। और फिर आपको क्या करना है, संडे को आपको क्या करना है, इस तरह के कंसेप्चुअल चैप्टर को, किसी भी टीचर का वन शॉट हम नहीं कह रहे हैं, मेरा ही वन शॉट देखो, हम भी वन शॉट चला रहे हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो, वन शॉट बहुत बढ़िया बढ़िया डाला हुआ है। आपका सेल साइकिल सेल डिवीजन का डाला हुआ है, आपका बायोटेक्नोलॉजी का भी सीरीज अभी खत्म हुआ। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस मॉलिक्यूलर बेसिस कंप्लीट लेक्चर पढ़ा है, 21 लेक्चर लगा, 18 लेक्चर लगा उसमें। हम नहीं कह रहे मेरे से ही देखो, हर टीचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, जहां पर भी आप इन्वॉल्व हो। अगर आप अच्छे टीचर है ना, सुनो ध्यान से, अगर एक बेवकूफ है एक अच्छा है तो कोई बात नहीं, दोनों टीचर से देखोगे, इसका वाला भुला जाओगे, इसका वाला आपको याद रहेगा। दोनों अच्छा टीचर का अगर आप देखोगे ना साथ में, तो विस्फोट होगा। समझ में आ रहा है बात? कोई भी एक अच्छे टीचर का फॉलो करो, डजंट मैटर कि आप मेरे से करो, मेरे से ही करो, किसी से भी आप करो। आपको वन शॉट जो बड़ा वाला लेक्चर है उसको आपको देखना है, 7 घंटा वाला, 8 घंटा 8 घंटा वाला। ये नहीं कि आप 1.5 घंटा वाला आप देख रहे हो। 1.5 घंटा में क्या ही कर लोगे बताओ? 1.5 घंटा वाला लेक्चर वैसे होता है, उसके लिए होता है जो एग्जाम से जो है ना 15 दिन पहले बच्चे को रिवीजन के लिए बस करा रहे हैं। हम खुद जो है ना लगभग 20 घंटा मेरे को लगा है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाने में। वही मॉलिक्यूलर बेसिस को एग्जाम से कुछ महीना पहले आपको हम 4 घंटा 6 घंटा में पढ़ा रहे होंगे। वही मॉलिक्यूलर बेसिस को एग्जाम से 4 दिन पहले हम आपको 2 घंटा में 1 घंटा में पढ़ा रहे होंगे, या फिर आपको आधा घंटा में पढ़ा रहे होंगे। तो अप्रोच अलग होता है। एकदम ध्यान से सुनिए बात को। वन शॉट लेक्चर आपको फॉलो करना है किसी भी टीचर का, है ना, अच्छे टीचर का, लेकिन संडे को फॉलो करना है। और लॉन्ग लेंथ लेक्चर आपको फॉलो करना है। लॉन्ग लेंथ मतलब इतना बड़ा हो सके। उसमें एक टीचर, देखो मेरे को ना हमेशा टाइम कम पड़ जाता है, हमेशा टाइम कम पड़ता है। मतलब हमेशा टाइम कम पड़ता है कि सोच के आते हैं इतना देर पढ़ाएंगे, लेकिन वो ज़्यादा हो जाता है। तो कहते हैं ना वो ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। समझे बात को? ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। चलिए फिर ये करने के बाद आपको सॉल्व कर लेना है PYQ, क्योंकि इसमें आप बहुत टाइम तो आप नहीं दे सकते, सिर्फ आपके पास संडे है। इसके बाद आपको सॉल्व करना है PYQ। बन गया तो बहुत बढ़िया, समझ आ रहा बात? और ये चूज आप कैसे करोगे टीचर को? तो हमेशा एक टीचर का जजमेंट किया करो, हमेशा टीचर का जजमेंट किया करो। प्लीज 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 टीचर को जज किया करो। कैसे जज करोगे टीचर को? पहले आप आराम से, आप अच्छे से आप बैठो, टीचर का आप कोई भी एक लेक्चर को आप देखो, है ना, और आप उससे कम से कम आप 3-4 टॉपिक या कम से कम एक चैप्टर आप अच्छे से उसका लेक्चर को देखो, आप पढ़ो अच्छे से। फिर उसके बाद आप उसका, अगर वो मान लो बायोलॉजी है तो आप उसका एनसीईआरटी पढ़ो बढ़िया से। देखो कि वो पढ़ाया वो टीचर का कंटेंट से एनसीईआरटी का सारा लाइंस, एक एक लाइन डिकोड हो रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कॉन्सेप्चुअली एकदम वर्टिकली ऐसे एकदम अंदर घुस पा रहे हो कि नहीं, आ रहा है बात समझ में? उस इतना अगर हो जा रहा है तो आप स्टेप 3 में आप पहुंचो। क्या? आप उससे PYQ आप सॉल्व करो, पिछले 10 साल का पेपर सॉल्व हो रहा है। अगर आपका 90% एक्यूरेसी अगर आपका आ जा रहा है, बहुत बढ़िया टीचर, शानदार टीचर, जबरदस्त टीचर, वेल एंड गुड। फिर ब्लाइंड फोल्ड करो, जो मास्टर बोलता है वैसे पढ़ो। बुझा रहा है बात? ये होता है जजमेंट ऑफ टीचर। टीचर सेलेक्ट करो, लग जाओ एकदम। बुझा रहा है बात क्या कह रहे हैं? तो सिलेक्शन के लिए जो है ना, सिलेक्शन के लिए, अच्छा, कोई टाइम टेबल नहीं होता है पढ़ने का। अगर आप रूटीन बनाते हो, इतना से इतना पढ़ेंगे, इतना से इतना नहाएंगे, इतना से इतना ये करेंगे वो करेंगे, फाड़ के फेंको रूटीन। क्या अब तक आपका रूटीन फॉलो हुआ है? आपसे बताओ, कुछ नहीं फॉलो होने वाला है। रूटीन कभी फॉलो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग का लाइफ बहुत अप एंड डाउन होता है हमेशा। आप सुनो, आप सोचोगे आपकी हम 4 बजे सुबह में उठेंगे, अगला दिन मान लो नहीं उठ पाए, क्या करोगे फिर? हमेशा टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट, समझे बात को? टू डू लिस्ट बनाया करो हमेशा, जिसमें कि आप मान लो जब जागो तभी सवेरा, अब मान लो 8 बजे उठे, अब डिसाइड करो कि हाँ 4 घंटा फिजिक्स पढ़ेंगे, 2 घंटा बायोलॉजी पढ़ेंगे, 3 घंटा केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसे होता है, टू डू लिस्ट बनाओ। चलो, सिलेक्शन, सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं, हम इसको सक्सेस कहते हैं, क्योंकि कोई भी एग्जाम के लिए सेलेक्ट नहीं होना, सिर्फ आपको सक्सेस करना लाइफ में। आपको एक सब्जेक्ट को अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन आता है नोट्स से, नोट्स से आता है रिवीजन। नोट्स, एक सुंदर नोट्स कैसे बनाना है वो मैं आपको कभी और बता दूंगा, ठीक है? आ जाओ। एनालिसिस रिपोर्ट बहुत जरूरी है बनाने के लिए, है ना। जजमेंट ऑफ टीचर बहुत ज्यादा जरूरी है, अच्छे टीचर सेलेक्ट करके आप पढ़िए, ठीक है? और कुछ लास्ट में प्रो टिप्स। क्या आपको याद है कि आप इस वीक में आप कितने पैसे आप खर्च किए? अगर आप ऑनलाइन पेमेंट अगर आप करते हो तो नहीं याद होगा। आप क्या करो ना, आप निकालो फोन पे, अपना फोन पे गूगल पे कुछ भी आप निकालो हिस्ट्री, या फिर आप चले जाओ अपना बैंक और आप पासबुक अपडेट कराओ। इतना दिमाग खराब हो जाएगा ना अपने स्टेटमेंट्स देख के, 1 रुपया यहाँ, 4 रुपया यहाँ, ये 100 रुपये, ये 50 रुपये, दिमाग खराब हो जाएगा। क्योंकि आप अपना ट्रैकिंग नहीं करते हो, अपना पेमेंट्स का आप ट्रैकिंग नहीं करते हो। जब देखोगे अरे बाप रे इतना खर्चा कर दिए, ये खर्चा को कम किया सकता था भाई। वैसे ही आप डेली सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट दे करके आप कहां कहां कितना कितना टाइम आप खर्च किए, इसको आप लिखो, बस टाइम को आप लिखो, कितना कितना टाइम आप खर्च किए। तो आप जब उस डायरी को जब आप देखोगे ना 1 सप्ताह के बाद, तो आपको लगेगा अरे
इतना टाइम खर्च हम इस दिन तो हम ये तो घूमने चले गए थे, तो नहीं करना चाहिए था यार। मैगी तो 5 मिनट में बन सकता था, मैगी में उतना सामान जा करके लाए, फिर ऐसे कटपुट किए, फिर उसको बनाए, 4 घंटा लग गया, ये सब नहीं करना चाहिए था। टाइम ट्रैकिंग करोगे तो पता चलेगा कि कहां कहां पर टाइम बचाया जा सकता था। वो एक अल्टीमेट मोटिवेशन होगा, दिमाग हिल जाएगा देख करके आपका। समझ में आ रहा है बात? टाइम ट्रैकिंग किया करो, ठीक है। हमारे पापा क्या कहा करते थे ना पहले बचपन में, जब मैं बाहर रहता था, ठीक है, पढ़ाई के लिए, तो बोलते थे ना कि जितना पैसा खर्च करना है उतना पैसा खर्च करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हर पैसे का हिसाब रखो, एक एक पैसा लिखो कितना खर्च किए यहाँ पे। उससे क्या हो जाएगा पापा, उससे तुमको पता चलेगा, जजमेंट होगा कि ये फजूल खर्च है या फिर ये अच्छा खर्च है, उससे पता चलेगा। वो ट्रैकिंग रहेगा, बस जितना खर्च करना है करो, लेकिन उसको लिखा करो, उससे जजमेंट होगा, उससे सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ, अच्छा उसके बाद आप प्रो टिप्स क्या है कि लिस्ट ऑफ चैप्टर आप बनाइए ऐसे कि यहाँ पर चैप्टर है ना, यहाँ पर है कि हाँ स्टडी किए हैं कि नहीं किए तो टिक मारो, यहाँ पर है कि क्वेश्चन किए हैं कि नहीं टिक मारो, यहाँ पर है रिवीजन किए हैं कि नहीं किए टिक मारो। इससे आपका लाइव ट्रैकिंग होगा, आपका सब कुछ स्टडी टेबल के सामने आपका होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन नहीं बोलेंगे इसको, बोलेंगे कुछ ऐसा अपना लाइफ में अपने दोस्त बनाओ, एक आध 2-3 दोस्त बनाओ, जिससे कि आप चैप्टर स्विच एंड स्वैप कर पाओ। चैप्टर स्विच एंड स्वैप का मतलब होता है 2 चैप्टर आप इस अपने खुद आप पढ़ करके आओ, 2 चैप्टर उसको बोलो पढ़ के आने के लिए, 2 और 2 4 हो जाएगा। आप क्वेश्चन पूछो 2 उससे, वो क्वेश्चन पूछेगा 2 इससे, फिर दोनों मिलकर के डिस्कशन करो। ये होता है चैप्टर, ये होता है चैप्टर, ये होता है चैप्टर स्वैपिंग, चैप्टर स्वैप करना। और स्विचिंग का मतलब होता है कि मान लो अगले बार आप 5-6 चैप्टर लेकर के आप गए, तो कभी भी किधर से भी चैप्टर आप स्विच कर करके आप पूछ रहे, कभी ये चैप्टर, कभी वो चैप्टर, कभी ये चैप्टर, कभी वो चैप्टर। ये आपका एक क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल अप्रोच को आपका डेवलप करता है जब आप एग्जाम देते हो नीट में। तो कभी इस क्वेश्चन में है, घूम करके नहीं आया तो उस क्वेश्चन में चले गए, तो टॉपिक स्विच हो गया ना, चैप्टर स्विच हो गया ना पूरा। क्या पता आपका सब्जेक्ट भी स्विच हो गया, बायोलॉजी से फटाक से केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फटाक से कुछ और। तो ये आपका बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, समझे बात को। फिर आप ये जो है ना, चेक योर एनालिसिस रिपोर्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एनालिसिस रिपोर्ट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपका प्रो टिप्स। समझ में आ रहा है बात अच्छे से, बिना टाइम गवाए हुए, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट आप लोगों को, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का प्यार मुझ तक पहुंचता ही है हमेशा, और आप सभी लोगों के प्यार और सपोर्ट से यूट्यूब का प्ले बटन आ चुका है, और आज लाइव अनबॉक्सिंग इसका होगा। और एक छोटा सा सरप्राइज है, एक सरप्राइज इवेंट है, सरप्राइज कुछ लॉन्च करने वाले हैं आप लोगों के लिए। और वो कोई कोर्स नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई वीडियोस नहीं है, कुछ वीडियो से रिलेटेड ये कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, मज़ा आ जाएगा आपको। प्लीज़ लाइव को आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं 9:15 में आज अपने लाइव इवेंट में, लाइव लॉन्च में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। चश्मा खुल गया।